Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to this India's first social and revolutionary educational hub of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra, where our mission is to impart 100% free complete quality education regarding various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, etc. to all over India, especially to those students who couldn't be able to avail these exclusive or expensive courses due to any kind of constraints. So, aspirants, you don't need to purchase any study notes or study content, you don't need to go for any offline or online classes. All you need is to subscribe this channel and watch each and every uploaded video, and your motive of cracking these exams will be achieved because in the playlist of the channel complete and full-fledged topics are available as per the whole syllabus of UGC NET. So in UGC preparational series, higher education, which is the 10th unit of UGC paper 1, is currently going on this channel, where the subtopic of policies, governance and administration is running presently in a sequence. So continuing with it, let's start with today's presentation and today's video. Today's video is part 6. तो ये पार्ट 6 है पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का. पहले 5 पार्ट 1 2 3 4 5 और पहले 5 जो वीडियोस है मैं लॉन्च कर चुकी हूँ इसी सेम टॉपिक का, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का. तो ये सीरियल वाइज चल रहा है. लास्ट टॉपिक रह गया हायर एजुकेशन का. बाकी सारा का सारा फुल फ्लेज हायर एजुकेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है. पिछले 3 हफ्तों से यही चल रहा है. तो ये लास्ट टॉपिक रह गया था, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूटी में ही चल रहा है. आज उसका 6th पार्ट है. ठीक है जी. तो पहले जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वे पहले वीडियोस देखें, उसके बाद ये सीक्वेंस में आगे चलें. ठीक है जी. तो चलिए अब देखते हैं. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कल हमने जहाँ तक छोड़ा था वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे. पार्ट 5 जहाँ तक हमने लास्ट छोड़ा था उसके बाद हम पार्ट 6 लेके आए हैं. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. जितनी भी मैं सीक्वल लेके आ रही हूँ, सीरीज़ लेके आ रही हूँ, सारे के सारे पिछले 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पॉलिटी के बार बार रीअकर हुए हैं, ठीक है जी, पेपर्स में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान से सुनिए, वही लेके आई हूँ आपके लिए. तो चलिए आज का जो टॉपिक है पार्ट 6 में हम शुरू करते हैं. द मेन आर्टिकल एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो आज का पार्ट है पार्ट 6, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो आर्टिकल्स और स्कीम्स या प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं किसके रिलेटेड, होली से होली एजुकेशन के रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन. ठीक है जी. तो एजुकेशन हमारा ऑब्वियसली हायर एजुकेशन है और हमारा जो ये यूजीसी पेपर 1 है या यूजीसी पूरा कंप्लीट नेट एजुकेशन है, ये तो एजुकेशन के ऊपर रिलेटेड है. तो ये एजुकेशनल सीरीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ाई के रिलेटेड, जो एजुकेशन के रिलेटेड डिफरेंट जो आर्टिकल्स और प्रोविजंस हैं उनके रिलेटेड जो है हम आज बात करेंगे. और इसमें से आप यकीन मानो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ये फर्स्ट पार्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. तो ये सबको पता है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 5. हमें पता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो है वो सरकार दे रही है. ठीक है, ये भी प्रावधान है. लेकिन ये कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये 45 में दर्ज है. 45 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट इज़ अ मैंडेशन टू इम्पार्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट. सो आर्टिकल 45 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी states that the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the ages of 14 years. ठीक है जी. तो up to 14 years जो है ये फ्री एंड कंपल्सरी और यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है पूरे इंडिया में. ये जो आर्टिकल है ये कंपल्सरी है और ये लगता भी है, एप्लीकेबल भी है. ठीक है जी. सो ये बेसिकली आर्टिकल 45 में आ रहा है, लेकिन किसके अंडर आ रहा है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं आ रहा, ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर नहीं आ रहा. आर्टिकल 45 में किसके अंडर आ रहा है, ये आ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ के अंडर आ रहा है आर्टिकल 45 में, टू इम्पार्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एजेस ऑफ 14 years and it is applicable universally throughout India.
ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं और इसी में है, ये कंटिन्यू ही है. इट इज़ क्लियरली डायरेक्टेड इन आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिकम्स द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट. जितनी भी गवर्नमेंट्स है, दो तरह के मेन गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये किसी एक तरह की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये क्वेश्चन भी आया था कि टू इम्पार्ट कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद व्हाट विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट. तो ऑप्शंस आए थे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ दीज गवर्नमेंट एंड नन ऑफ दीज. तो आपका आंसर क्या है? बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स. एंड इसमें क्या हुआ था, ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट इन 1976 एजुकेशन वॉज मेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया हुआ ना, बहुत बार आया हुआ है कि एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल की या कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा जो है उसमें मेंशन किया गया था. तो 42nd अमेंडमेंट इन 19 ईयर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट इन 1976 एजुकेशन वॉज मेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम. सेकंड क्या है? एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़. ठीक है जी, फर्स्ट हमने पढ़ लिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का आर्टिकल. अब जो सेकंड आर्टिकल है, प्रोविजन है, that is related to the educational background which is related to the minority groups. minority groups कौन सी होते हैं? जो पिछड़े हुए sections होते हैं सोसाइटी के, अनप्रिविलेज sections होते हैं, minority sections होते हैं. ठीक है जी. सो उनके लिए आर्टिकल 30 जो है वो बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द सर्टन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. किसके लिए? ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है. आर्टिकल 30 जो है स्पेशली डिजाइंड फॉर द एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ द इंडिया. ठीक है जी. सो इट लेज डाउन, ये क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट लेज डाउन ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर चॉइस. तो ये सबको ही एक राइट मिलता है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपने रिलीजन के ऊपर बेस्ड या अपने लैंग्वेज या कल्चर के ऊपर बेस्ड कभी भी कहीं पे भी जो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो खड़ा कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको अपने ही अंडर उसको एडमिनिस्टर और मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं. तो ये एक फर्स्ट इसकी जो है इंग्रेडिएंट है. दूसरा क्या है? द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language. और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है जी, वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगी जब वो ग्रांट प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी या कोई और प्रिविलेज प्रोवाइड करेगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, अपने स्टेट में. तो वो बाइफिकेट मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर दूसरा जनरल इंस्टीट्यूशन है. जो भी वो ग्रांट करेगी सबको इक्वल ही ग्रांट करेगी, चाहे वो माइनॉरिटी का ही क्यों ना हो, उसको भी इक्वल राइट्स मिलेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस में एंड अदर काइंड ऑफ एमिनिटीज़ में. ठीक है जी, ये सेकंड हो गया. और ठीक है जी, तो इसमें दो ही हैं. ठीक है जी, इसमें दो ही हैं कि एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 30 में आता है. ये क्वेश्चन जो है बार बार आया हुआ है कि माइनॉरिटीज़ का जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है. और ये दो तरह के इंग्रेडिएंट्स में इट लेट्स डाउन टू काइंड ऑफ पॉलिसीज़, वो भी मैंने आपको बता दी. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, लैंग्वेज सेफ गार्ड्स. लैंग्वेज सेफ गार्ड्स का मतलब है कि जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी, उनको सिक्योर करके रखना. ऐसा नहीं है कि मेरी लैंग्वेज जो है वो सुपीरियर है, आपकी जो लैंग्वेज है वो इन्फीरियर है. हम कहें कि जो है हिंदी लैंग्वेज अबव है और दूसरी लैंग्वेजेस जो है उनकी कोई महत्वता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो इनके एक लिंग्विस्टिक सेफ गार्ड्स हैं, ये लैंग्वेज सेफ गार्ड्स हैं जो आर्टिकल 29 में जो है वो स्टेट्स किए गए हैं. आर्टिकल 29 सब सेक्शन 1 स्टेट्स any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. किसी भी तरह का कोई भी
पर्सन है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी ग्रुप है ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है, उनकी अगर अपनी भाषा है, चाहे वो ट्राइबल भाषा क्यों ना हो, चाहे वो इस पर्टिकुलर एरिया की भाषा क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हुई भाषा क्यों ना हो, ज़्यादा वो फ्लरिश्ड भाषा नहीं है, लेकिन हाँ है तो है ना, वो एग्जिस्टेंस तो करती है ना, तो चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी लैंग्विस्टिक जो है वो बैरियर नहीं लेके आया करेगा। कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि कोई भी भाषा है, irrespective of the you can say irrespective of its area, its distinctive part, चाहे कुछ भी है, सबको एक जैसा ही इक्विवेलेंट जो है वो राइट मिलेगा। सबको अपनी लैंग्वेज बोलने का, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको लिखने का, पढ़ने का और उसको फ्लरिश करने का सबको इक्वल हक है। तो वही कह रहा है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया जो भी कोई रह रहा है, और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्टिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शेल हैव द राइट टू कंजर्व दी सेम। ठीक है, सबको ये एक हक मिलता है कि अपनी कल्चरल हेरिटेज या फिर कल्चरल लैंग्वेज को प्रिजर्व करके वो रख सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी उसको उसमें बाधा नहीं आएगी। ठीक है जी, और ये थर्ड था, ये कौन सा आर्टिकल था, लैंग्वेज सेफ गार्ड का। ये मैंने स्टार इसलिए लगाए हुए हैं कि ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार अपेयर हुए हैं पिछले 10 ईयर्स पेपर्स में, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। और इस वीकेंड में जो इस वीक के थ्रू सारा कुछ पढ़ाया है मैंने, इस वीकेंड पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी इनसे रिलेटेड जो आए हुए हैं। ठीक है जी, पर्टिकुलरली। तो चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इज ऑल अबाउट एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आए कि वीकर सेक्शंस को एजुकेशनल एड्स देने के लिए या उनकी एजुकेशनल प्रोटेक्शन करने के लिए वीकर सेक्शन की कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 15, 17 एंड 46। आर्टिकल मैं दोबारा बोल देती हूँ, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 46। ये एक ट्रियो है। तीनों आर्टिकल्स they safeguard the educational interest of the weaker section of the Indian community, that is socially and educationally backward classes of citizens and scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है जी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, या इकोनॉमिकली या सोशली वीकर सेक्शन हैं, या एजुकेशनली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनके, ठीक है जी, एजुकेशनल राइट्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए जो है वो आर्टिकल 15, 17 और 46 जो हैं वो बने थे, उनको सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है जी, एंड आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट, अब इंडिविजुअली आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन द क्लोज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and the scheduled tribes। कि अगर हमने अभी आर्टिकल 29 पढ़ा पीछे है ना, उसका जो क्लॉज 2 है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट को कि कोई भी ऐसा पॉलिसीज़ या लॉ वो मेक करें जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के हक में ना हो। मतलब जो भी वो पॉलिसी फ्रेम करे, एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेम करे, इनके इंटरेस्ट को, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही, ठीक है जी, पूरे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही जो है वो पॉलिसी फ्रेम करें, एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, तो इनको भी तवज्जो दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडर आर्टिकल 46। अब हम बात करते हैं 46 की। अभी हमने 15 की बात करी, तो 46 की बात कर रहे हैं। अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है जी, 46 में क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, इट्स होली से होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आया था कि इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सा आर्टिकल लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ 46। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लेती है। इट स्टेट्स द स्टेट, वो क्या कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है, बेसिकली ये लॉ लैंग्वेज है, लॉफुल लैंग्वेज है, इसको एज इट इज़ जो है आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ये आर्टिकल क्या कहता है, इट स्टेट्स द स्टेट शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. It is one of the directive principles of the state policy. तो ये जो आर्टिकल है, इट इज़ अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 46। और ये यही कहता है कि बार बार
आर्टिकल चाहे 46 आए, 15 आए या फिर 17 आए, ये तीनों आर्टिकल्स बार बार इनका एक ही जो है मेन, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि एक ही इसका मेन फोकस है इन तीनों आर्टिकल्स का, टू प्रोटेक्ट द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और जो आप कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट सेक्शंस, ठीक है जी, उनका जो है एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है, सेक्युलर एजुकेशन। सेक्युलर एजुकेशन का मतलब है, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि कोई भी रिलीजन बड़ा छोटा नहीं है, सारे रिलीजन्स जो हैं, सारे धर्म जो हैं वो बिल्कुल सेम है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है जी, और सारे जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब इक्विवेलेंट हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरा धर्म जो है वो सुपीरियर है, दूसरे का धर्म इन्फीरियर है। अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट करो और दूसरे के धर्मों को भी रिस्पेक्ट उतनी ही दो, ठीक है। तो सेक्युलर का मतलब ये हो गया। अब सेक्युलर एजुकेशन, इस पर्टिकुलर डोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा आर्टिकल आया था, आर्टिकल 28(1) एंड 28(2). ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सेक्युलर एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या सेक्युलर एजुकेशन को जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए कौन सा आर्टिकल जो है, इनमें से 4 ऑप्शंस दी होती हैं यूजीसी में, कौन से आर्टिकल जो हैं इसमें से लगते हैं, तो कौन सा, बेसिकली आर्टिकल 28 लगता है। लेकिन 28 को भी इन्होंने 2 तरह के बाइफिकेशंस में डिवाइड किया है, 28(1), 28(2). तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। 28(1) पहले देखते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस shall be provided in any educational institutions if wholly maintained out of the state fund। इसका मतलब ये है, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस shall be provided in any educational institutions if wholly maintained out of the state fund। मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि अब स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, सारे इंस्टीट्यूशंस को फंड देती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो कि वो अपने आप में कहे कि मेरे को आपकी फ़ंड्स की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को आपकी कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरे को आपकी कोई भी प्रिविलेज या एमिनिटीज़ नहीं लेनी है, मैं ही होली से होली अपना करता धरता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट ये कहे और वो अपनी ही पॉलिसीज़ चलाए, अपना ही धर्म जो है उसको, क्योंकि अगर वो किसी की असिस्टेंस नहीं लेगा, स्टेट को इंटरवीन नहीं करने देगा, स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करने देगा, तो वो अपनी ही डोमिनेंस रखेगा और अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो है जिनको भी उन्होंने पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को, अपने ही धर्म का प्रचार करेगा और दूसरे धर्मों को जो है वो डिग्रेड करेगा, नीचा दिखाएगा या अबॉलिश करने की कोशिश करेगा। तो वो यही कह रहा है कि जिसमें स्टेट की इंटरवेंशन नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने का भी कोई हक नहीं है। स्टेट को साथ में कोलैबोरेट करके जो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वो सारा पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यूनिवर्सली उस चीज़ को जो है वो प्रोपेगेट करेंगे। उनका प्रोपेगेंडा यही होना चाहिए कि सारे धर्मों की इंस्ट्रक्शंस जो हैं इक्वल लेवल पे दें, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो जैनिज़्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, कोई भी है, सबको सम्मान दे के सबके लेसन्स पढ़ाए जाए, ना कि सिर्फ एक धर्म का ही जो है वो प्रचार करें और बाकी धर्म जो है उनको वो उसको डोमिनेट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 28(2), ये क्या स्टेट करता है, नथिंग इन क्लॉज 1 शेल अप्लाई टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट but has been established under any endowment or trust which requires the religious instruction shall be imparted to such institution। ठीक है जी, अब स्टेट इंटरवीन कर रहा है, ठीक है जी, चाहे वो कोई ट्रस्ट है, चाहे वो कोई एंडोमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट उनको जो है असिस्टेंस दे रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है तो उस केस में क्या है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अपने हिसाब से अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को कह सकते हैं कि आप फ्लरिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, बट उस स्टेट गवर्नमेंट की छत्र छाया के अंडर, उसके बाहर जाकर कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही रहनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो कोई ट्रस्ट है, चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई एंडोमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सबका जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सबकी यूनिवर्सल होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट की छत्रछाया के अंडर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 28(3), इसके 3 आर्टिकल्स हैं किसके, सेक्युलर एजुकेशन के, आर्टिकल 28(1), आर्टिकल 28(2) एंड आर्टिकल 28(3). ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स नो पर्सन अटेंडिंग टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय द स्टेट और रिसीविंग एनी
aid out of the state funds shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institutions and to attend any religious workshop. This is religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto, unless such person or if such person or a minor his guardian has given his consent thereto. ये सारी की सारी एक लीगल लैंग्वेज है, ठीक है, इसको समझना बहुत मुश्किल है. सिंपल वर्ड्स में वो यही कह रहा है कि 28 आर्टिकल 28(3) भी यही कह रहा है कि जो पर्सन जो है एजुकेशन, नो पर्सन अटेंडिंग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट और रिसीविंग एनी एड आउट ऑफ स्टेट फंड शेल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट ये कहे कि मैं इंडिविजुअली वर्क करूँगा, है ना, तो उसको किसी भी सेमिनार में, किसी भी कंपेन में, किसी भी रैली में या किसी भी कह सकते हो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कंपेनिंग में पार्ट लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ अपना ही सोच रहा है, दूसरे धर्मों के बारे में नहीं सोच रहा, ठीक है. सो दिस इज़ लाइक के सबको ही पार्टिसिपेट करना है, सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, सारे धर्मों का पालन करेंगे, सबको ही इक्विवेलेंट जो है वो दर्शाएंगे, तभी उनको जो है स्टेट एड प्रोवाइड करेगा, उनको अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में इंटरवीन करने की अनुमति देगा. अदरवाइज़ वो उसको जो है वो नकार देगा और उसको जो है वो बायकॉट कर देगा. ये सब चीज़ें हैं. और आपको क्वेश्चन जैसे यूजीसी पेपर 1 के अंडर क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से कि आपको बेसिकली यही याद करना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सेकुलर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है. वो आर्टिकल है 28, ठीक है जी. तो आर्टिकल 28 इज़ ऑल अबाउट दिस सेकुलर एजुकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. मतलब हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देने के मामले में, ठीक है जी. जब हम ग्रांट करते हैं, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी पक्षपात नहीं करेगी. किस ग्राउंड के ऊपर? रिलीजन के ग्राउंड के ऊपर, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी काइंड ऑफ अदर ग्राउंड्स स्टेट गवर्नमेंट पक्षपात नहीं करेगी. सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेम ग्रांट्स प्रोवाइड करेगी, सेम असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी. सो फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलेटेड टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये कौन सा आर्टिकल लगता है इसमें? आर्टिकल 30, इन विच नो डिस्क्रिमिनेशन इज conducted by the state on the grounds of religion, race, caste, language और any of them, ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में 6 पॉइंट क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. 6th में क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगता है? 29. कौन सी प्रोविजन आर्टिकल लगता है? 29, ठीक है जी. 29 किसके साथ एफिलेटेड है? कि अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है जी. सो 29 स्टेट क्या करता है? 29(1) सबसेक्शन 1 क्या स्टेट करता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. ये सिंपली ये कह रहा है कि ये एनरोलमेंट क्राइटेरिया शो कर रहा है, एडमिशन क्राइटेरिया शो कर रहा है 29(1) कि जिसने भी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी वो सुपीरियर है, ये पर्सन इन्फीरियर है, इस स्टूडेंट, ये इसकी कास्ट जो है वो छोटी जाति से है, इसको हमने लेना नहीं है, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको एडमिशन नहीं देनी है, ठीक है जी. ऐसा कुछ नहीं है. इसका रिलीजन देखो जी, ये तो जो है दूसरे रिलीजन का है, ऐसा कुछ नहीं है. ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ठीक है, इन ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, पक्षपात नहीं करेगा किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन देने में, ठीक है. चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रेस का स्टूडेंट हो, किसी भी लैंग्वेज का स्टूडेंट हो, ठीक है जी, किसी भी रिलीजन का स्टूडेंट हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू हैव द एडमिशन इन एज पर हिज ओन चॉइस. कोई भी सपोज़ किसी भी स्ट्रीम में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, किसी भी वो बैकग्राउंड का हो, वो ले सकता है आराम से. नेक्स्ट क्या है? अब क्या है? कोठारी कमीशन के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था. ये जो कमीशन है 1964-66 में आई थी और इसने भी सेम ग्राउंड को रेकमेंड किया था. इसीलिए
ये जो ग्राउंड है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसी ग्राउंड के साथ ये पॉइंट भी जुड़ा हुआ है कोठारी कमीशन का। तो कोठारी कमीशन ने क्या कहा था? इट रिकमेंडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिडक्शन ऑफ इंटर स्टेट डिफरेंसेज एंड द एडवांसमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। कि कोठारी कमीशन ने भी ये कहा था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एडमिशन क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, सबका कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, और स्पेशल जो है वो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको साथ में लेकर चलकर उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को और इम्प्रूव किया जाए। बिकॉज जनरल कोटा का तो सब जनरल जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कहीं पे भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको डिनाइल मिलता है काफ़ी जगह पे, तो उनको डिनाइल नहीं मिलना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एडमिशन क्राइटेरियाज मिलना चाहिए, और कोठारी कमीशन ने भी यही कहा था। ठीक है जी, तो तभी मैंने इसके साथ एफिलेट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन इन दी मदर टंग, वर्नैकुलर लैंग्वेज। मदर टंग को क्या बोलते हैं? वर्नैकुलर लैंग्वेज। जिस भाषा में, ठीक है, जो उसकी नेटिव भाषा है, जो लर्नर है उसकी जो नेटिव भाषा है, मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें ही ज़्यादातर जो है उसको सिखाया जाए, एजुकेशन इम्पार्ट की जाए, ना कि बस इंग्लिश ही बोलते जाएं। 35 मिनट्स या 40 मिनट्स का लेक्चर है तो पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश में ही समझाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश भी यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर जो है 60 to 70% जो है उनकी अपनी मदर टंग में जो है इंस्ट्रक्शंस दें, ताकि वो समझ भी पाएँ कि टॉपिक क्या समझा रहे हैं जो टीचर्स हैं। ठीक है जी, तो ये इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग को सिक्योर करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल आए थे? आर्टिकल 26, ठीक है जी, 26 सबसेक्शन 1 क्या स्टेट करता है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part there of having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो आर्टिकल 26(1) है, अभी अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि किसी को भी जो है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को फ्लरिश करने का, शेयर करने का और प्रिजर्व करके रखने का जो है वो पूरा पूरा हक है, सबको इक्विवेलेंट हक है, और वो आर्टिकल 26(1) कह रहा है। और आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A ये क्या कह रहा है? इट डायरेक्ट्स इट शेल बी एंडेवर, इट शेल ही एंडेवर of every state and every local authority to provide adequate facilities for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to the linguistic minority groups। जो children जो हैं, चाहे वो जनरल चिल्ड्रन भी हैं, चाहे वो पिछड़े हुए जैसे माइनॉरिटी ग्रुप से भी चिल्ड्रन हैं, उनको भी जो प्राइमरी एजुकेशन है, मैं ये नहीं कहती हायर एजुकेशन, अब प्रावधान क्या बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन है, पहले जो पड़ाव की एजुकेशंस होती हैं, जब नया नया बच्चा स्कूल में जाता है, सीखता है, करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग में इम्पार्ट की जाए, एक्सेप्ट एनी अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेज पे जब छोटा बच्चा है उनको अप टू 4th या 5th क्लासेस उनकी जो एजुकेशन है उनको उनकी मदर टंग में ही जो है वो समझाई जाए, दी जाए। ठीक है जी, ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, और ये 350A डायरेक्ट करता है मदर टंग के लिए, जो कोई सेक्शन अगर है तो वो कौन सा है? 350A। और साथ में 26(1) जो है बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि है तो ये भी लैंग्वेज के रिलेटेड, लेकिन ये क्या कहता है पर्टिकुलरली कि कोई भी डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या कल्चर है उसको भी कंजर्व और प्रिजर्व करने का हक उस लैंग्वेज के जो है वो ओनर्स को है, उतना ही। ठीक है जी, जितना बाकियों को है। सो नेक्स्ट चलते हैं, और इसी जो है ये मदर टंग और लैंग्वेज की अगर हमने बात की है तो इसी के साथ एफिलिएटेड जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था 1952-53 में। ये भी साथ में मैंने एफिलिएट इसलिए किया है कि ये जो कमीशन आया था इसका भी यही कहना था कि बेसिकली जो एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन है या पहले जो दी जाने वाली एजुकेशन है वो बच्चों को उनकी मातृभाषा और वर्नैकुलर लैंग्वेज में ही समझाया जाए। इसको पढ़ के मैं बता देती हूँ। सो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53 recommended that mother tongue or the regional language should generally be the medium of instructions throughout secondary school stage, subject to the provision that for linguistic minorities,
special facilities should be made available. कोठारी कमीशन 1964-65 64-66 ने भी यही कहा था. कोठारी कमीशन 1964-66 has also said that at college and university stage mother tongue should be the medium. अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि पहले प्राइमरी स्टेज तक जो है मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज चलनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट करने के लिए. और कोठारी कमीशन ने उसका भी एक ज़्यादा और स्टेप बढ़ा दिया. कहता चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एजुकेशन क्यों ना हो, कॉलेज लेवल पे या हायर एजुकेशन क्यों ना हो, बड़े लेवल पे भी जो है वो बच्चों को आप उनकी मदर टंग में ही जो है वो इंस्ट्रक्शंस या फिर एजुकेशन इम्पार्ट करो. ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कोठारी कमीशन ने भी यही कहा है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी यही कहा है. और इसका जो आर्टिकल है मदर टंग का वो कौन सा है, बेसिकली 350A है. साथ में कोलैबोरेट करता है आर्टिकल 26(1). ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. लास्ट हमारा आज का पॉइंट है प्रमोशन ऑफ हिंदी. अब हमारी जो मातृभाषा हिंदी है पूरे इंडिया की, तो उसके भी प्रमोशन के लिए आर्टिकल जो है वो बना था आर्टिकल 351. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बिकॉज इंडियंस की जो हमारी मातृभाषा है उसको प्रमोट करने के लिए, हिंदी जो है प्रमोट करने के लिए जो आर्टिकल कौन सा बना हुआ है, दैट इज़ आर्टिकल 351. enjoins the union the duty to promote the spread of Hindi language. It shall be the duty of union to promote, union यहाँ पे कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है जी. union to promote the spread of the Hindi language to develop it so that it may serve as the medium of expression of all the elements of the composite culture of India. अब आजकल क्या हो रहा है, किसी भी स्कूल में जाएं, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएं, सब जो है एक होड़ लगी हुई है इंग्लिश बोलने की होड़ लगी हुई है. इंटरव्यू भी देने जाए तो इंग्लिश में बात करें. ठीक है, ये इंग्लिश ठीक है, इट्स ओके, इंग्लिश इज़ ओके, बट जो हमारा, क्योंकि हम इंग्लिश की आड़ में, ठीक है, वेस्टर्नाइज होने की आड़ में अपनी हिंदी लैंग्वेज को बहुत ही पीछे जो है धकेल रहे हैं. तो उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली आर्टिकल 351 वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन का जो एक बहुत ही बड़ा योगदान होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पीछे करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदी को प्रमोट करे. बिकॉज हमारा नेशन जो है वो हिंदी मातृभाषा है उसकी, उसको प्रमोट करे ज़्यादा से ज़्यादा. अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं एक कोने में खड़ी होकर रह जाएगी. हिंदी जो है एक कोने में लग जाएगी. उसको ऐसा नहीं करना. हिंदी को सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया. ठीक है जी. सो ये है. जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें. पार्ट 6 आज हमने कंप्लीट कर लिया. लाइक का बटन दबाएं. ठीक है. पार्ट 7 इट टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो. तो पार्ट 7 जो है पॉलिटी का वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी. इस चैनल को जल्दी से जल्दी जो है आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें प्लीज़. ठीक है जी. शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें. अगर आपके काम का नहीं है तो आगे शेयर कर दें ताकि दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं यूजीसी के, सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस के, उनके लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी है. ठीक है जी. फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट एजुकेशनल हब है, जो उनको जो है 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं. कंप्लीट एजुकेशन, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द होल सिलेबस ऑफ यूजीसी, सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस. ठीक है जी. एक लॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है. सिलेबस जो है हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कंप्लीट कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज. ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. तो बहुत ही एक, क्योंकि किसी भी चैनल में सीक्वेंस वाइज नहीं चला जाता. कभी कोई टॉपिक करा दिया जाता है, कभी कोई टॉपिक करा दिया जाता है. तो ये सीक्वेंशली है यहाँ पे. तो ये बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है. लॉकडाउन क्लासेस में बाहर जाने की भी अभी सुविधा नहीं है. बाहर जाके ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते, ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते. तो एकमात्र ये ऐसा चैनल है जिसमें आपको 100% हर एक चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कंप्लीट एंड फुल फ्लेज. ठीक है जी. सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. और कोई आपका सजेशन है, रिकमेंडेशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. सो थैंक you so much for now, and stay tuned for the next video, part 7. Till then, bye bye and God bless you.